हेलो प्यारे बच्चों, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका साइंस के पहले चैप्टर मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स के लेक्चर नंबर 2 में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, साथ ही साथ हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने जाना था और उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। हमने मैटर को यहाँ पे 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनको हम डिवाइड करते हैं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और साथ ही साथ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे बोर्ड पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बना रखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ताकि आप साथ ही साथ इन तीनों का एक साथ कंपैरिजन देख पाओ और इन तीनों में ताकि आप डिफरेंसेस देख पाओ साथ ही साथ में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहले आपको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता क्या है। देखो, इंटरमोलिकुलर का आप यहां से वर्ड समझ सकते हो। इंटरमोलिकुलर इसका मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल, ठीक है, दो जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपको, अगर आप लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वाली क्लास एक बार जाकर देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसके बाद आप ये वाली क्लास देखना। तो मैंने उसमें आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना, आयरन नेल का और साथ ही साथ था चौक और रबर बैंड। उसका हम देख रहे थे कि अगर हम इनको किसी को काटेंगे, उनको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे या फिर हम उन पर ठोकेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन नष्ट हो जाता है, कौन टूट जाता है आसानी से। तो हमने इसमें देखा था कि चौक है वो आसानी से नष्ट हो जाएगा और जो रबर बैंड है उसको हम ज़्यादा खींचेंगे तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन जो आयरन नेल है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ना ही वो खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा फोर्सेस है और इसीलिए वो क्या है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से अटैच है और वो उनको एक दूसरे अलग करना इतनी ज़्यादा आसान बात नहीं है। तो यही चीज़ होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वो आसानी से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। जो सॉलिड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। तो एज कम्पेयर टू कंपेरिजन टू सॉलिड, इन कंपेरिजन टू सॉलिड, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कम होता है और जो गैस है उसमें तो और भी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो अगली बात हम करते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हुआ कि जो दो पार्टिकल्स हैं या फिर हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके बीच का जो स्पेस है वो, उनके बीच में जो स्पेस है वो, आप यहाँ पर एक डायग्राम से समझना। मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ये एक लिक्विड भरा हुआ है और ये एक गैस भरी हुई है और साथ ही साथ ये एक सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे है ही नहीं, बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस है, आप देख पाओगे लिक्विड में। ठीक है, और जो गैस है उनके जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे बोली गई है कि जो वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बल्कि जो लिक्विड है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, लार्ज, और गैसेस जो है वहाँ पे क्या है, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, आई एम श्योर आप लोग समझ जाओगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस फिर कम पड़ जाता है इसलिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक शेप और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना। जैसे कि ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है। अब ये शेप ऐसे ही रहने वाला है, ये शेप चेंज नहीं होगा, चाहे मैं इसको किसी भी कंटेनर में डाल दूं या कुछ कर दूं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। ओके, अब देखते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में आप लोग समझ रहे हो कि लिक्विड में क्या है, उसका शेप फिक्स नहीं है। हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं, जिस भी बर्तन में डालते हैं, वो उसी का शेप ले लेता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट
वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है कि जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, बल्कि जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, वो फिक्स है, ठीक है। और जो गैस है ना तो वहाँ पे शेप ही फिक्स है और ना ही वहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, हम सॉलिड में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है, साथ ही साथ में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको जरा दोनों टर्म समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की बेटा डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो डेंसिटी होती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ पॉपुलेशन का, आप उससे साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो पॉपुलेशन के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 सिटीज़ का। पहला मैंने ले लिया बिहार की पटना सिटी, ठीक है, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। बिहार की पटना सिटी का मैंने एग्जांपल ले लिया। और दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूसरी जो सिटी मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है। अब मैंने लिया कि 1 किलोमीटर जो एरिया है पटना में, 1 किलोमीटर जो एरिया है उसमें मैंने मान लिया लेट्स से कि वहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। वहीं जो देहरादून है वहाँ की 1 किलोमीटर के एरिया में लेट्स से कि 200 लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हुआ? पटना। क्यों? क्योंकि वहाँ की कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए तो वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी। आप लोग देख पाते हो कि जो सॉलिड है वहाँ पे कम एरिया में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स घुसे हुए हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे डेंसिटी हाई होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, अगर हम आयरन को पिघलाना चाहेंगे, है ना, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है भाई, किसी भी चीज़ को जब हम पिघलाते हैं, है ना, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड है वो लिक्विड बनता है एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम सेम रखें, ठीक है, और वहाँ पे क्या जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं आयरन को कंसीडर करूँ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बहुत ऊपर ले जाएंगे तब जाके वो पिघलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। और जबकि जो लिक्विड है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी। और डेंसिटी क्या लो होती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस में उतने पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। जबकि यहाँ गैस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है भाई, है ना। काफ़ी सारे स्पेस में देखो कितने थोड़े पार्टिकल्स हैं गिने चुने, और जो साथ ही साथ में इसकी जो डेंसिटी वो तो कम है ही, और यहाँ पे तो ना बॉइलिंग पॉइंट होता है और ना ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की। तो सॉलिड जो है उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब पहले आप समझो कि कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि प्रेशर डाल के किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम करना, ठीक है। प्रेशर डाल के किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको कम करना, उसे कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब ये चीज़ सॉलिड में नहीं हो सकती कि हम उसके मैटर के बीच के जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम कम कर दें प्रेशर डालकर, राइट। ये चीज़ सॉलिड में नहीं हो सकती, तो इसलिए इट कांट बी कंप्रेस्ड, राइट। जबकि जो लिक्विड है इट कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, और गैसेस तो भाई बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसे हम आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सॉलिड्स कांट फ्लो, ठीक है। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, आप सभी लोग जानते हो। एंड लिक्विड कैन बी फ्लो, है ना, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, साथ ही साथ में क्या है गैसेस कैन बी फ्लो, है ना, और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर। आई एम श्योर आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे अब एक सवाल और खड़ा होता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 3 मैटर के स्टेट्स हैं। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और हमने कंटेंट्स में हमने देखा भी था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट्स बदल सकता है या नहीं। क्या वो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से वेपर गैस बन सकता है ना, क्या वो गैस से सॉलिड बन सकता है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल होता है, और आप सभी लोग देखते भी हो डेली अपनी लाइफ में होता हुआ ऐसा, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है वाटर। आप वाटर को आइस बनते हुए देखते हो, आप वाटर को वेपर बनते हुए भी देखते हो या नहीं देखते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें, वाटर को आप आइस बनते हो, आइस को आप वाटर बनते हुए देखते हो। तो क्या है, मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है, ठीक है, बट बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे? हम टेम्परेचर या प्रेशर को बदलते हैं तो मैटर क्या अपनी स्टेट बदल सकता है। चलो इसको हम देखते हैं अब आगे बच्चों। तो अब हमें टॉपिक पढ़ना है
कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? ठीक है, आओ मैंने आपको बताया कि मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है। कैसे? अगर उन पे हम दो इफेक्ट डालें, दो, या तो हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर हम उसका प्रेशर चेंज कर दें। कैसे? आओ समझते हैं। तो पहला जो हमारा वो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा उस पर? तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो उससे होता क्या है कि उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं। वो क्या करते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। और एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है? वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें क्या होता है? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और वाइब्रेट करने से ही फिर क्या होता है कि उनके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, और अगर नहीं जानते हो तो मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, जिन लोगों को नहीं पता है काइनेटिक एनर्जी, जो समझो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये आगे 9th क्लास में आगे आएगी, आगे जो फिजिक्स के चैप्टर है वहाँ पे आएगा ये चीज़। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। वही जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों का मतलब समझो होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी बेटा वो एनर्जी होती है जो क्या, जो मोशन में होती है। जैसे कि फैन चल रहा है, ठीक है, मोशन में है, वो काइनेटिक एनर्जी है। बर्ड्स जो चिड़िया होती है, जो पक्षी होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, वो क्या, वो मोशन में होते हैं, तो वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे कि डैम का पानी जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, पानी जब रुका हुआ है तो क्या है, वो स्टोर है, एक जगह रुका हुआ है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही हमने डैम को खोल दिया और पानी चलने लगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी गेन करने के साथ ही वो क्या करते हैं, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं, जो अट्रैक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जो क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे क्या होता है, उससे वो बाहर आ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, उनकी जो स्टेट हो जाती है वो चेंज हो जाती है, जो उनकी स्टेट होती है मैटर की वो बदल जाती है, ठीक है। तो ये कहानी होती है आपकी टेम्परेचर बदलने से। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सा एग्जांपल, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ, और वो है एवोपोरेशन, ठीक है। वाटर को क्या होता है, जैसे ही हीट मिलती है, ठीक है, तो वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते होंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन करने से क्या होता है, बाद में फिर उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में वो वीक होने लगता है, ठीक है, वो उससे बाहर आने लगते हैं। जैसे बाहर आने लगते हैं उनकी स्टेट बदल जाती है, वो लिक्विड से किस में आ जाते हैं, गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सा एग्जांपल लगा मुझे, जो मैंने आपको समझाया। ओके, अगला जो हम इफेक्ट देखेंगे वो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे, मैटर की स्टेट पे, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का? भाई प्रेशर से ये होता है कि जैसे ही हम किसी भी मैटर पर प्रेशर डालते हैं, क्या उसका हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस कम होने लगता है, और वो क्या होते हैं, वो क्लोज आने लगते हैं, ठीक है, वो क्लोज आने लगते हैं। और क्लोज आने से क्या होता है, क्लोज आने से क्या होता है कि उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर से क्या होता है भाई, प्रेशर से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्लोज आने लगते हैं, और क्लोज आने से क्या होता है, उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और बहुत ही आसान एग्जांपल है। इसका एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, ठीक है, इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई किया जाता है इसको कैसे, इसका प्रेशर चेंज करके, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे इसका क्या होता है, इसकी स्टेट चेंज की जाती है, इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, एंड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। तो ये थी हमारे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब बेटा देखो, हमने क्या यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट,
है ना। तो इनकी क्या है, इनकी कुछ डेफिनेशंस है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये कुछ टर्म्स है, सब्लिमेशन, और ये क्या है, इनकी कुछ डेफिनेशन है जो मुझे आपको बतानी है, और ये मैं बात आपको बताऊंगा एक अगली क्लास में। उससे पहले ज़रा मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको क्या है ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ मैंने लिखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने ये एरो बनाया, इधर से ये एरो बनाया। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करेंगे, हम उसे हीट दे देंगे। जैसे हम सॉलिड को हीट देते हैं क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसे भी हम क्या करेंगे, हीट दे देंगे, तो क्या होगा, लिक्विड गैस बन जाएगा। गैस को लिक्विड पे लाने के लिए क्या, उसे कूल डाउन कर दो भाई, उसे ठंडा होने दो, तो क्या है वो लिक्विड में बन जाएगा। जैसे कि आप ले सकते हो, जब पानी है ना भाप बन रहा होता है, उसके ऊपर कोई आप बर्तन लगा देते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है बाद में उसके ऊपर क्या कुछ आप लोग देखते हो वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, तो फिर क्या उसी का एग्जांपल है। या आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि जो बारिश होती है वो कैसे होती है, वाटर साइकिल आपने पढ़ी हुई है, एवेपोरेशन होता है, फिर वो जाके क्या कंडेंसेशन होता है ना, देन प्रेसिपिटेशन, तो वो भी क्या यही प्रोसेस है, वो कूल डाउन होकर लिक्विड बनता है। और लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए क्या है, इसे फ्रीज कर दो, तो क्या है ये सॉलिड बन जाएगा। तो ये थी बहुत छोटी सी बात थी, बट मैंने क्या बता दिया आपको। ओके तो इसके बाद जो कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उनकी डेफिनेशंस हैं, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है एवोपोरेशन, है ना, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।